नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल और मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के प्रीवियस पेपर के इस सेशन में हम 2022 की परीक्षाओं में पूछे गए राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा पेपर रहेगा लाइव स्टॉक असिस्टेंट एग्जाम 2022 का। इस पेपर में राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों का कल के सेशन में डिस्कस किया था और आज हम करेंगे राजस्थान भूगोल से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कस। इससे पूर्व मैं आपके साथ में इसका सिलेबस है वो लेकर आया हूँ, क्योंकि आप लोगों के कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, आपको डाउट भी रहता है कि जो हम पेपरों का सॉल्यूशन कर रहे हैं क्या ये आपके पाठ्यक्रम में है या नहीं है। तो ये जो राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति जितने भी हमने 8-10 वीडियोज अभी तक डाले हैं, तो उन सभी में राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति के जो प्रश्न पूछे गए हैं वो इन्हीं सिलेबस, इन्हीं टॉपिकों से पूछे गए हैं, क्योंकि जिन परीक्षाओं का हमने डिस्कस किया, जिन पेपरों का डिस्कस किया, उसमें राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति का यही कॉमन सिलेबस था और यही सिलेबस आपकी रीट परीक्षा में है। सेकंड ग्रेड में भी मोस्टली यही चीजें हैं, पीटीआई में भी यही है। स्कूल लेक्चरर की बात करें तो उसमें भी जनरल स्टडीज में इतिहास, कला, संस्कृति के अंतर्गत तो यही है। इसके अलावा बात करते हैं भूगोल की, तो भूगोल में जो हम प्रश्न डिस्कस करेंगे इस पेपर में, तो भूगोल के ये जो 16 टॉपिक दे रखे हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द जो सवाल है वो पूछे गए हैं। तो कल के सेशन में हमने इतिहास, कला, संस्कृति के इस पेपर में जो पूछे गए सवाल थे उनका डिस्कस किया और आज हम करेंगे पशुधन सहायक परीक्षा, जो कि 4 जून 2022 को आयोजित हुई थी, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आयोजन करवाया था। तो इस परीक्षा में जो आपके भूगोल से जो सवाल पूछे गए हैं उनका आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। आगामी आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये समान रूप से उपयोगी है, बार बार मुझे कहने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको सिलेबस बता दिया है और इसी सिलेबस पर आधारित ये जो सवाल है वो आपसे पूछे गए हैं, तो सभी के लिए इक्वली यूजफुल है। अच्छी तरीके से आप इस सेशन का लाभ लेते रहें और आगामी जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम विशेष तौर पर पीटीआई भर्ती परीक्षा और सेकंड ग्रेड के प्रीवियस पेपर्स जो कि आरपीएससी के द्वारा आयोजित करवाए हैं उनका हम डिस्कस करेंगे। तो इस संबंध में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखें कि क्या आरएसएसबी के प्रीवियस पेपरों का सेशन जारी रहे या फिर आरपीएससी के जो सेकंड ग्रेड और पीटीआई की परीक्षाओं में पूछे गए सवाल है उनका डिस्कस किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन का। कमेंट बॉक्स में आप इस संबंध में जरूर लिखें। पहला प्रश्न पूछा गया है 21वां, क्योंकि 20 तक के प्रश्न हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। आपने वो अगर वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो आप जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं करता है, यानी कि राजस्थान के साथ में कौन सा भारतीय स्टेट है वो सीमा साझा नहीं करता है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की अगर भौगोलिक सीमा की बात करें तो राजस्थान भारत के 5 स्टेट के साथ में है वो सीमा साझा करता है और इस सीमा की लंबाई कितनी है तो 4850 किलोमीटर है। आप सभी को भली भांति जानकारी होगी। सबसे अधिक जो सीमा लगती है वो मध्य प्रदेश के साथ में राजस्थान सीमा बनाता है, कितनी, 1600 किलोमीटर। और सबसे कम किसके साथ में, तो कम है कि पंजाब के साथ में, कितनी बनाता है, 89 किलोमीटर। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के साथ में भी देख लेते हैं, 877 किलोमीटर यूपी के साथ में। ठीक है, और सबसे कम पंजाब के साथ में मैंने आपको बता ही दी, 89। हरियाणा के साथ की बात करें तो हरियाणा के साथ में 1262 किलोमीटर की सीमा लगती है। इसके अलावा गुजरात के साथ में 1022। तो ये जो सीमा है ये आपकी इस प्रकार से भी पूछी जा सकती है कि आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, तो भी आपको ध्यान में रखना है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो कि पाकिस्तान के साथ में राजस्थान के 4 जिले सीमा बनाते हैं, उसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर। तो कुल मिलाकर राजस्थान की भौगोलिक सीमा है वो कितनी हो गई, 5920 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? तो राजस्थान के जो 4 भौतिक प्रदेश हैं उनमें से जो बनास बेसिन है ये आपके पूर्वी मैदान का हिस्सा है। सी राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी जो रेतीले मैदान है उसमें आपकी विशेष तौर पर जो लूनी नदी है, ये लूनी नदी का अपवाह तंत्र है, जिसे मारवाड़ गोडवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। अरावली पर्वत पहाड़ी प्रदेश, तो इसमें से आपकी
लूनी नदी अरावली की पहाड़ियों से ही निकलती है, नागपाड़ अजमेर से। हाड़ौती के पठार की बात करें तो हाड़ौती के पठार में मुख्य रूप से आपकी ये जो काली सिंध नदी है, पार्वती नदी है, ये आपके कोटा और बारा होती हुई हाड़ौती के पठार से ही गुजरती है। ठीक है, तो विशेष रूप से हाड़ौती के पठार की नदियां की बात करें तो काली सिंध झालावाड़ और कोटा, और पार्वती कोटा और बारा जिला। नेक्स्ट प्रश्न है, पचपदरा राजस्थान के किस जिले में स्थित खारे पानी की झील है? तो भीलवाड़ा, बाड़मेर, चूरू और भरतपुर। तो पचपदरा कहाँ है? बाड़मेर में है, और ये खारे पानी की झील है। ठीक है, पचपदरा बाड़मेर में। तो यहाँ पर देखिए, पचपदरा में राजस्थान सरकार और एचपीसीएल के सहयोग से एक रिफाइनरी भी लगाई है तेल परिशोधन के लिए। तो ये भी आपको पता ही होगा, अच्छे से ध्यान में रखना है। कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती है? रूपारेल, माही, ताप्ती और लूनी। तो ताप्ती नदी है, ये राजस्थान की नहीं है। रूपारेल हो गई, माही हो गई, लूनी हो गई, ये सभी राजस्थान की है। माही नदी के संबंध में आपको ध्यान में रखना है कि कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। लूनी नदी, इसे आधी खारी और आधी मीठी कहा जाता है, और ये पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का कौन सा क्षेत्र AW प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है? तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से पता होगा। तो ये इस प्रकार से इनका जलवायु वर्गीकरण है, मैं आपको मैप के जरिए बता देता हूँ। पहले तो इनका उत्तर हम देख लेते हैं। तो AW प्रकार की जो जलवायु है वो आपकी सबसे दक्षिणी जो क्षेत्र है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़ का कुछ भाग, तो यहाँ पर AW प्रकार की जलवायु मिलती है। पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो पश्चिमी क्षेत्र में BWHW प्रकार की जलवायु। सबसे उत्तरी क्षेत्र में भी आपकी यही है, BWHW प्रकार की जलवायु। और आपका उत्तर पूर्वी भाग है, इसमें BSHW प्रकार की जलवायु मिलती है, और पूर्वी भाग में CWG प्रकार की जलवायु मिलती है। आइए मैप के जरिए एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं इन चीजों को। तो ये है कोपेन महोदय का जलवायु वर्गीकरण, जिसमें कि राजस्थान का जो उत्तरी भाग है या पश्चिमी भाग, जिसमें जैसलमेर, इसके अलावा बीकानेर और चूरू का कुछ भाग, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, ये जो जिले हैं ये आपके BWHW के अंतर्गत आते हैं। कौन से? यहाँ पर देखिए, BWHW क्लाइमेट रीजन के अंतर्गत। इसके अलावा उत्तर पूर्वी भाग की बात करें तो ये जो भाग है ये हम उत्तर पूर्व के अंतर्गत भी देख सकते हैं, और कुछ वाला भाग जो उत्तर पूर्व वाला भाग है वो CWG के अंतर्गत भी आता है। तो ये जो अरावली है, अरावली और ये 20 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, इसके बीच का जो भाग है ये आपका BSHW के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जाए कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो वो यही है, BSHW। सबसे छोटा पूछा जाए तो अभी जो सवाल में पूछा था दक्षिणी राजस्थान, तो AW सबसे छोटा है, BSHW सबसे बड़ा है। ठीक है, और ये है आपका CWG और ये है AW, जिसमें AW में मुख्यतः झालावाड़, इसके अलावा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर का कुछ हिस्सा है वो AW के अंतर्गत आता है। वैसे हम इन चीजों को कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे इनको। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल दोमट प्रकार की मिट्टी है कि राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? तो राजस्थान की मिट्टियों की बात करें तो कृषि विभाग के द्वारा राजस्थान की मिट्टी को 14 भागों में क्लासिफाइड किया गया है, 14 भागों में वर्गीकृत किया गया है, और जिनमें से बार बार सवाल आपसे पूछे जाते हैं। लाल दोमट मिट्टी, जिसे लाल लोमी मिट्टी भी कहते हैं, कई बार इसे लाल लोमी मिट्टी भी देखने को मिलता है, लाल लोमी या लाल दोमट मिट्टी। तो लाल लोमी, लाल दोमट मिट्टी है कि राजस्थान के दक्षिणी जिले बांसवाड़ा, इसके अलावा डूंगरपुर और उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर जिलों में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, नागौर और जालोर की बात करें तो ग्रे ब्राउन जलोढ़ जो मृदा है ये आपकी नागौर, पाली, जालोर, सिरोही इन जिलों में मिलती है। जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में एक तो डेजर्ट प्रकार की मृदा, यानी कि मृस्थलीय मृदा, और एक आपकी
रेतीली मरुस्थलीय प्रकार की जो मृदा है ये आपकी जोधपुर जिले में पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान का कुल वन आच्छादित क्षेत्र सबसे अधिक है। तो राजस्थान के कौन से जिले का टोटल जो फॉरेस्ट कवर्ड एरिया है वो हाईएस्ट है? तो ये उदयपुर, पाली, बारां और अजमेर है। तो इसमें उदयपुर हो जाएगा करेक्ट आंसर। उदयपुर के 2753 वर्ग किलोमीटर भाग पर वनों का विस्तार है, जो कि राजस्थान में सबसे ज्यादा है। ज्यादा कौन से जिले का है? उदयपुर का, अच्छे से ध्यान में रखना है। दूसरा सबसे अधिक जो वनों वाला जिला है राजस्थान का, वो आपका आ जाएगा अलवर। ये जो नवीनतम फॉरेस्ट रिपोर्ट है इसका आंकड़ा है। तो पहला कौन सा हो गया? उदयपुर हो गया। दूसरा आपका अलवर, तीसरा प्रतापगढ़ आ जाता है और चौथा है ये बारां। तो उदयपुर में 2753 वर्ग किलोमीटर, अलवर में 1196 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और प्रतापगढ़ की बात करें तो 1034 और बारां में 1010 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार है। और टोटल भारत में राजस्थान में अगर वनों की बात करें तो राजस्थान के 9.60% भाग पर है टोटल वन है। लेकिन वन नीति के अनुसार 33% भूभाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए, लेकिन राजस्थान में मात्र 9.60% भाग पर वनों का विस्तार है। और सबसे न्यूनतम वन वाला जिला पूछा जाए तो वो है चूरू जिला, मात्र 78 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार है, 78। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा अभ्यारण्य करौली जिले में स्थित है? तो करौली जिले में बंद बारेठा, केला देवी, गजनेर और शोरसन। तो बंद बारेठा तो भरतपुर में है, केला देवी आपका करौली में है, आप सभी को पता है अच्छी तरीके से। ठीक है। गजनेर बीकानेर में है, जो बटबड़ के लिए, रेत के तीतर के लिए प्रसिद्ध है। और शोरसन ये आपकी घास भूमि के रूप में जाना जाता है, जो कि कहाँ है? बारां जिले में है। ठीक है। और यहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो पाया जाता है, यानी कि गोडावड़। नेक्स्ट, सफारी पार्क जयपुर में एक विशाल और सुंदर सफारी पार्क है जो तेंदुआ देखने के लिए लोकप्रिय है। विकल्प है रणथंभौर, केवलादेव, माचिया और झालाना। तो यहाँ पर सफारी पार्क देख करके सीधे से माचिया पर हम आ जाते हैं, और ये गलत है क्योंकि आगे दिया हुआ है जयपुर। तो क्या होता है कि जल्दबाजी में जब हम सवाल करते हैं तब हमारे हमारे से इस प्रकार की गलतियां हैं वो हो जाती है। कभी कभार हम नहीं को नहीं पढ़ते हैं, कभी कभार आगे वाले चीजों को नहीं पढ़ते हैं। तो मोस्टली ये गलती इस पेपर में काफी लोगों ने की। माचिया सफारी पार्क, ठीक है, तो माचिया यहाँ पर नहीं है। माचिया जो सफारी पार्क है ये राजस्थान का बायोलॉजिकल पार्क है जो कि जोधपुर में स्थित है। लेकिन जालाना जो सफारी पार्क है वो आपका जयपुर में है, और आगे दिया हुआ है जयपुर। और तेंदु सफारी जो तेंदुआ देखने के लिए लोकप्रिय है, तो जालाना जयपुर का है और ये तेंदुआ के लिए लोकप्रिय है। ठीक है। तो यहाँ पर लेपर्ड जालाना में देखने को मिलते हैं, तो डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, कौन सा राजस्थान का राजकीय पुष्प है? स्टेट फ्लावर ऑफ राजस्थान। तो ये है रोहिड़ा। रोहिड़ा का जो फूल है ये राजस्थान का राजकीय पुष्प है, और रोहिड़ा के वृक्ष को राजस्थान का सागवान भी कहा जाता है। ठीक है। प्लास, प्लास को जंगल की ज्वाला, ठीक है, जंगल की आग या जंगल की ज्वाला कहा जाता है, ध्यान रखना है। और खेजड़ी राजस्थान का राजकीय वृक्ष है, और राजकीय पुष्प पूछे तो रोहिड़ा या रोहिड़े का फूल, जिसे वैज्ञानिक भाषा में रोहिड़े को कहते हैं टिकोमोला अंडुलेटा। अक्टूबर 1983 को इस रोहिड़े को राजस्थान के राजकीय पुष्प के रूप में मान्यता है वो प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने जयपुर, उदयपुर, जोधपुर के वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में जानकारी शेयर करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है राजवायु। ठीक है। जो किसके लिए किया है? एयर की क्वालिटी की जांच के लिए। ठीक है। ये है आपका राजवायु एप्लीकेशन। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है अधिक जुताई, अधिक चराई, अधिक जनसंख्या या फिर जैविक खेती। तो मरुस्थलीकरण ये आपके सिलेबस में अच्छी तरीके से मेंशन किया हुआ है। अगर देखें आपका सिलेबस तो यहाँ पर देखिए आप मरुस्थलीकरण,
तो इसी मरुस्थलीकरण से जुड़ा ये सवाल आपसे पूछा गया है यहाँ पर। तो मरुस्थलीकरण का कारण क्या नहीं है, ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है ये मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है, जैविक खेती है। तो जैविक खेती से कभी भी मरुस्थलीकरण नहीं होता है। अब डेजर्टिफिकेशन होता क्या है, तो मरुस्थलीकरण यानी कि पश्चिमी राजस्थान के जो रेतीले टीले हैं, ये रेतीले टीले हवाओं की वजह से, तेज हवाओं की वजह से इनका स्थानांतरण होता रहता है। यानी कि जहां पर रेतीले टीले नहीं है, कृषि योग्य भूमि है, वहां पर भी धीरे धीरे ये रेत है वो उड़ उड़ करके एक टीलों का निर्माण करते जा रही है, जिसकी वजह से जो उपयुक्त भूमि है जहां पर अच्छी तरीके से खेती की जा सकती है, वो भूमि भी रेत के टीलों में तब्दील हो रही है। तो इसे कहते हैं मरुस्थलीकरण, यानी कि वायु का क्रमिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वायु द्वारा रेत का या फिर बालू का स्तूपों का क्रमिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो स्थानांतरण होता है, उसे ही हम डेजर्टिफिकेशन मरुस्थलीकरण कहते हैं। तब ये मरुस्थलीकरण रुकेगा कैसे, तो मरुस्थलीकरण का मेन कारण है जनसंख्या की वृद्धि। जब जनसंख्या की वृद्धि होती है, जनसंख्या अधिक होती है, तो वो क्या करते हैं, अपने निवास के लिए, अपने बाल बच्चों के निवास के लिए, घर बनाने के लिए पेड़ों की कटाई करते हैं। और पेड़ों की कटाई मरुस्थलीकरण से प्रत्यक्ष रूप से ये जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब पेड़ों की कटाई होगी तो पेड़ नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी, और बारिश नहीं होगी तो एरिया शुष्क रहेगा और धूल उड़ेगी, और धूल उड़ेगी तो मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिलेगा। दूसरी बात यह है कि जहां पर वनस्पतियों का अभाव होता है, तो वहां पर जो हवा है वो तेज गति से चलती है। लेकिन जहां पर ज्यादा अगर वनस्पतियां रहती है, पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं, तो वो जो रेत है, मिट्टी है, उनकी जड़ों को भी पकड़े हुए रहता है, जकड़े हुए रहता है, जिसकी वजह से बालू का स्तूपों का स्थानांतरण होता है, उसमें काफी कमी होती है। तो इसीलिए मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए पश्चिमी राजस्थान में ये जो वृक्षारोपण, वातरोधी वृक्षारोपण पट्टियां हैं वो लगाई जाती है। तो एक बार आरएसएसबी ने सवाल पूछा था कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, तो वातरोधी वृक्षारोपण पट्टियां लगाई जा रही है, यानी कि मेड़बंदी की जा रही है पेड़ पौधों से। ठीक है। और दूसरी बात है, 2001 में केंद्र सरकार ने एक प्रोग्राम चलाया था जिसका नाम है CDP, यानी कि कम्बेट डेजर्टिफिकेशन प्रोग्राम। ठीक है, कम्बेट डेजर्टिफिकेशन प्रोग्राम कब चलाया गया, 2001 में, और मरुस्थलीकरण से संबंधित है। ये आरपीएससी के द्वारा एक बार सवाल पूछा गया था। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान में जो मरुस्थलीय ग्रस्त जिले हैं, उनके लिए 1977-78 में मरु विकास कार्यक्रम भी शुरू किया गया था, जो आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण है। आईसीएआर द्वारा राजस्थान कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, 8, 10, 12 और 14। तो आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा राजस्थान के टोटल 10 एग्रो क्लाइमेट जोन है, 10 कृषि जलवायु प्रदेश हैं, जिसका डिस्कशन हमने कई बार किया है, अक्सर हम करते रहते हैं। फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए, फोर्थ बी और फिफ्थ। तो ये इस प्रकार से लगा करके 10 कृषि जलवायु राजस्थान में हो जाते हैं, जिसमें कि फर्स्ट सी है, ये सबसे बड़ा है, और फोर्थ बी है, ये सबसे छोटा राजस्थान का कृषि जलवायु खंड है, जो आर्द्र दक्षिणी मैदान के नाम से जाना जाता है, छोटे वाला। ठीक है, तो ये कृषि जलवायु खंड है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान के कृषि विभाग के द्वारा राजस्थान को 14 मृदा क्षेत्रों में विभाजित किया है, यानी कि राजस्थान में मृदाओं का कितना क्लासिफिकेशन कितनी किया है, तो 14 है मृदा क्षेत्र, और कृषि जलवायु क्षेत्र है ये आपके 10 है, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि नीति आयोग के द्वारा भारत को कुल कितने कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है, तो नीति आयोग ने भारत को 15 कृषि जलवायु खंड में बांटा गया है, जिसमें से 4 के अंतर्गत राजस्थान भी सम्मिलित है। नेक्स्ट है 2019 के अनुसार भारत में ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा, तो 2019 में भारत में जो वुलन प्रोडक्शन है उसमें राजस्थान का प्रथम स्थान रहा था, फर्स्ट राजस्थान का रैंक है वो फर्स्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रथम है। आपसे पूछा जाए कि केंद्रीय
ऊन बोर्ड कहाँ है? तो केंद्रीय जो वुलन बोर्ड है, ऊन बोर्ड है, वो आपकी जोधपुर में है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ऊन के राजस्थान में, ऊन की दृष्टि से राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। भाखड़ा नागल नहर परियोजना के बीच स्थित है। तो भाखड़ा नागल नहर परियोजना है, ये पेहरा के बीच स्थित है, राजस्थान पंजाब हरियाणा, ठीक है। पेहरा कह सकते हैं, पंजाब हरियाणा और राजस्थान, भाखड़ा नांगल सिंचाई परियोजना। नेक्स्ट प्रश्न है, जाखम बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है, और ये बांध आपका प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। सी राइट आंसर हो जाएगा। किस स्थान पर राजस्थान का सबसे बड़ा पावर स्टेशन है? छबड़ा, सूरतगढ़, कोटा और कालीसिंध। तो वर्तमान में छबड़ा पावर प्लांट है, ये राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है, जो कि आपका 12 जिले में स्थित है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का पहला सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट कौन सा था? तो पहला तो था सूरतगढ़, जो कि श्रीगंगानगर में स्थित है। और कोटा राजस्थान का पहला कोयले पर आधारित थर्मल पावर प्लांट है। किस पर आधारित है? कोयले पर आधारित, ठीक है, कोटा। नेक्स्ट, राजस्थान में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो राजस्थान के नेशनल हाईवे से जुड़ा सवाल, जो कि लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, वो 71B है। ये कहां से कहां तक चलता है? तो अलवर जिले के रेवाड़ी से धारूहेड़ा के मध्य चलता है, और सबसे छोटा है तो इसकी लंबाई कितनी है? तो 5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये राजस्थान का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, अलवर के दारूहेड़ा से लगा करके रेवाड़ी के मध्य चलता है, ठीक है, 5 किलोमीटर। नेक्स्ट, और इस पेपर का अंतिम सवाल, राजस्थान में टंगस्टन कहाँ पाया जाता है? चित्तौड़गढ़, टोंक, नागौर और अलवर। तो राजस्थान में टंगस्टन नागौर, और नागौर के ही डेगाना में टंगस्टन है वो पाया जाता है। टंगस्टन क्या होता है? तो जब बल्ब है, और ये जो बल्ब के तंतु बनते हैं ये टंगस्टन से बनते हैं, ठीक है। और टंगस्टन राजस्थान में 2 जगह टंगस्टन के भंडार है, नागौर और सिरोही में। सिरोही में है रेवत की पहाड़ी, वालदा सिरोही में है, ठीक है, और डेगाना है वो नागौर में है। तो वालदा और डेगाना ये राजस्थान के 2 टंगस्टन के प्रमुख भंडार है। तो इस पेपर में राजस्थान भूगोल और इतिहास, कला, संस्कृति का हमने पिछले पेपर में डिस्कस किया, और राजस्थान भूगोल का आज के इस पेपर में डिस्कस किया। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला जो हमारा सेशन रहेगा वो आरपीएससी के प्रीवियस पेपर रहेंगे। इस संबंध में आपकी क्या राय है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच टू ऑल।